हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम मार्च वीक सेकंड 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड मैं आपको इतनी एश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर आप मेरी करंट अफेयर्स सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करोगे देन आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स को, बिकॉज मैं यहाँ करंट अफेयर्स को एक्सटेंसिवली एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम स्पेसिफिक ही कवर करता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। Question first. Recently, which has launched a new UPI service for feature phones called UPI 123 Pay for non-internet users to make digital payments. Also launched a 24/7 helpline for digital payments called Diggi Sathi. तो बेसिकली इस टाइप की क्वेश्चन JKSSB एग्जाम में पूछता है। रिसेंटली सब इंस्पेक्टर में पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आर्टिफिशियल बेस्ड पोर्टल लॉन्च किया, दैट वाज स्पेस। दैट्स वाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नो अब UPI की कोई सर्विस लॉन्च की गई है, दैट इज UPI 123 Pay। किन के लिए? फीचर फ़ोन्स के लिए। नो अब ये फीचर फ़ोन्स होते क्या है एंड UPI 123 पे हैं क्या, ये हम समझने की कोशिश करेंगे सिंपल टर्म्स में। देखो, एक होता है एंड्रॉयड फ़ोन एंड एक होता है फीचर फ़ोन। अब ये फीचर फ़ोन बेसिकली नॉर्मल फ़ोन होते हैं, एग्जांपल नोकिया 1600 एंड ऑल। यानी इनको हम बस SMS और कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इनमें जो इंटरनेट है वो काम नहीं करता है। एंड जो UPI है, अगर हम UPI की बात करें, हमने पहले ही पढ़ा, जो UPI है ये बेसिकली रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यानी इसके थ्रू से आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे मंगवा सकते हैं एंड ऑल। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा एंड उसमें क्या है, उसमें इंटरनेट होगा, तभी हम किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे मंगवा सकते हैं एंड ऑल। नाउ अब जो ये न्यू सर्विस लॉन्च की गई है दैट इज़ UPI 123 पे, इसका मेन पर्पज़ है कि इसका मेन पर्पज़ ये है कि अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उसके पास बस फीचर फ़ोन है, उसके पास इंटरनेट भी नहीं है, तब भी वो किसी को पैसे आप भेज सकता है, किसी से पैसे मंगवा सकता है, अपने फास्ट ट्रैक कार्ड जो व्हीकल्स में यूज़ होता है उनको रिचार्ज कर सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को पे कर सकता है। यानी अब आपको एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, अब आप ये काम फीचर फ़ोन एंड विदाउट इंटरनेट भी कर सकते हैं। तो ये इस न्यू सर्विस का मेन पर्पज़ है। एंड अभी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो इंडिया में 40 करोड़ पॉपुलेशन ऐसे है जिनके पास फीचर फ़ोन है। नो अब इस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू से क्या होगा कि इनको भी अब डिजिटल पेमेंट सेगमेंट में लाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे डिजिटल इंडिया को और ज़्यादा पुश मिलेगा। एंड आल्सो एक डिजिटल पेमेंट 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है डिग्गी साथी एंड नंबर है 14431। इसका पर्पज़ यह है कि अगर आपको डिजिटल पेमेंट से लेके कोई भी क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके वो सॉल्व करा सकते हैं। तो अब ये जो नंबर है किसने लॉन्च किया है, ये बेसिकली NPC दैट इज़ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो RBI के अंडर ही फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, इसने लॉन्च किया। तो हमें बताना था जो न्यू सर्विस है ये किसने लॉन्च किया, दैट इज़ RBI। सो ए इज़ राइट आंसर। Question second. As per the Transport Ministry, India's first multimodal logistics park is set to be constructed in which northeast state by 2022. तो देखो, पहले हम लॉजिस्टिक्स समझेंगे कि लॉजिस्टिक्स होता क्या है। बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, मैं सिंपल समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, अगर आपको इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्रेड तभी स्मूथली पॉसिबल होगा जब आपके पास लॉजिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। अब ये लॉजिस्टिक्स होता क्या है, बेसिकली एक डिफेंस टर्म थी, अब इसको बिजनेस में भी यूज़ किया जा रहा है। अब ये लॉजिस्टिक्स होता क्या है, लॉजिस्टिक्स वो ओवरऑल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू से आप रिसोर्सेज या गुड्स को मूव कराते हो, उनको स्टोर करते हो, उनको ट्रांसपोर्ट करते हो, फिर उनको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हो और कंज्यूमर तक पहुंचाते हो। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होते हैं, इसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। सो लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, उसके पास स्टोरेज भी आते हैं एंड भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये आपको याद रखना है, इसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। नो अब हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। नो लॉजिस्टिक्स में आप इतना याद रखो, इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें स्टोरेज फैसिलिटी आती है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होते हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितनी कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, तो ये सब चीज़ें किस में आती है, लॉजिस्टिक्स में। अब अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं है तो इसका मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है, मानो किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है, तो अभी जो इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट्स अराउंड 14 to 16%। इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट में जो 100 रुपीज़ है इसमें 14 और 16 रुपीज़ क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट क्यों आया, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत कम्प्लेक्स है। एंड चाइना की बात करें, चाइना में यही लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% अराउंड है। तो दैट्स वाई चाइना की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो अब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दैट इज़ नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये कहा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी 14 to 16% अराउंड है, इसको हम 10% तक लेके आएंगे। विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 10% लेके आएंगे। और दैट्स पे अब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंडिया ने जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया बांग्लादेश नेपाल से, वो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए। एंड इंडिया ने अभी पीएम गति शक्ति स्कीम लॉन्च की है, वो भी उसका मेन पर्पज़ ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाए। एंड स्टोरेज के लिए इंडिया ये लॉजिस्टिक पार्क्स बना रही है, किसके लिए, स्टोरेज के लिए लॉजिस्टिक पार्क्स बनाई जा रही है। एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंडिया ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। नो कश्मीर में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट्स अराउंड 40%।
आप खुद इमेजिन करो कि कश्मीर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे ग्रो करेगा। अभी हम लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ट्रांसपोर्ट कितनी ईजिली अवेलेबल है वो आ जाता है, इसमें स्टोरेज फैसिलिटी आती है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन आती है, तो ये सब आते हैं लॉजिस्टिक्स में। अब आप खुद सोचिए कि जिस भी रीजन या जिस भी स्टेट या जिस भी कंट्री का लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ ट्रेड उतनी स्मूथली नहीं हो पाता है, तो दैट्स वाई इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं करता, दैट्स वाई जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाती, इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है। अब देखो कि कश्मीर में लॉजिस्टिक कॉस्ट 40% है। इसका मतलब कि अगर एप्पल बॉक्सेस का प्राइस अभी 1000 है, तो उसमें जो 400 रुपीज़ हैं वो क्या है, वो बेसिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अब आप खुद देखो कि ये जो प्रॉफिट है, ये अगर ये लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम किया जाएगा, ये 10% अराउंड जो अभी नेशनल लेवल पे हैं 10% या 16% या 14% अराउंड लेके आएंगे, तो इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कश्मीर की इकोनॉमी, कश्मीर के लोगों को। तो अब दैट्स वाई अब इस पर भी काम हो रहा है। अब जो नेशनल जो ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बनाया गया है, दैट इज़ चिनाब ब्रिज, इससे जो रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी, उससे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होगा। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी तो हमारे ट्रेड को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, उसकी वजह से जो लॉजिस्टिक कास्ट है वो कम हो जाएगा। एंड सेकंड कि यहाँ पे हमने भी कश्मीर ने भी अडॉप्ट किया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लाई है, जिसकी वजह से इनलैंड पोर्ट्स बनेंगे यहाँ पे, जहाँ जिसकी वजह से स्टोरेज फैसिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो ये सब चीज़ें हो रही है साइड बाई साइड, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और कश्मीर की इकोनॉमी एक अच्छी ट्रैक पे पहुँच जाएगी। नो, अब ये लॉजिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो आफ्टर एवरी 2 ईयर्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है, जिसमें वो देखता है कि किस कंट्री का लॉजिस्टिक्स कितना अच्छा है, कितना स्मूथ है। तो अब लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, दैट इज़ की रोड्स आते हैं, रेलवे नेटवर्क आता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आते हैं, उसके बाद पोर्ट्स आते हैं, पोर्ट्स कितने अच्छे हैं, उसके बाद लॉजिस्टिक्स पार्क्स कितनी है, यानी स्टोरेज के लिए कितनी अच्छी फैसिलिटी है, और ये सब चीज़ें आ जाती है। नो, अब हमारा क्वेश्चन था कि इंडिया की फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पे बन रही है, दैट इज सिलचर, आसाम में। सो इज़ राइट आंसर। तो ये लॉजिस्टिक पार्क कैसी होती है मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली लॉजिस्टिक्स पार्क है। अब ये डिफरेंट कंटेनर्स है, यहाँ पे इनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, किसी कंपनी ने बनाए और यहाँ पे रखे हैं। अब फिर दूसरी गाड़ी आएगी, फिर यहाँ से लोड करेगी, यहाँ से अनलोड करेगी। तो ये भी अब ये फ्यूचर में आपको ये वाली लॉजिस्टिक पार्क बहुत ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा बन जाएगी। एंड किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्रेड को स्मूथ बनाना है तो हमें पता है कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट देना है तो लॉजिस्टिक्स पे हमें फोकस करना पड़ता है। दैट इज़ वाई अब लॉजिस्टिक पार्क भी बन रही है। क्वेश्चन थर्ड, करीवाज आर फर्टाइल अलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स फाउंड इन विच स्टेट और यूटी। तो करीवाज हम सब जानते हैं कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में। एंड इन्हें कश्मीर में वाटर भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो लैंड होते हैं करीवा बहुत फर्टाइल होते हैं, सेफ्रॉन, आलमंड, एप्पल एंड अदर कैश क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि करेवाज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। एंड ये बात सच भी, अगर हम 1995 से अब तक की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेवाज को डिस्ट्रॉय किया गया है। अब अगर हम देखेंगे पहले 1995 से 2005 तक जो बेसिकली काजीकुंड बारामूला रेलवे ट्रैक बन रहा था, उसमें जो मिट्टी यूज़ हुई थी वो बेसिकली पुलवामा एंड बडगाम के करेवाज को एक्सकेवेट कर करके उनको डिस्ट्रॉय कर करके लाया गया एंड यहाँ पे यूज़ किया गया। सेकंड, अगर हम बात करेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट की, श्रीनगर एयरपोर्ट बेसिकली दामोदर करेवा जो बडगाम है उस पर बना है। इसका मतलब कि जो दामोदर करेवा है बडगाम में, उसको डिस्ट्रॉय किया गया एंड उसके ऊपर फिर क्या बनाया गया, श्रीनगर एयरपोर्ट। एंड अगर हम आपको अभी रिसेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो पटन वैली है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जो पटन वैली है, अब अभी जो डीसी बारामूला है, डिप्टी कमिश्नर जो बारामूला है, उसने ये अनाउंसमेंट कर दी, उसने एक कंसर्न दिया बेसिकली कि जो श्रीनगर रिंग रोड बन रहा है, जो श्रीनगर रिंग रोड बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, गांधरबल से फिर बारामूला आएगा, उसके बाद श्रीनगर से जाके फिर बडगाम, फिर फाइनली कहाँ, पुलवामा तक। तो जो रिंग रोड बन रहा है श्रीनगर रिंग रोड, इसमें जो अब उन्होंने ये कंसर्न दिया है कि जो पटन वैली में जो करेवाज है आप इनको एक्सकेवेट कर सकते हैं, यहाँ से आप कले ले सकते हो और यहाँ पे रिंग रोड पे आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो कि इसकी वजह से अब जो इस श्रीनगर रिंग रोड की वजह से क्या किसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो पटन में जो करेवाज उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। देखो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी। हमने अभी ऊपर लॉजिस्टिक्स भी पढ़ा था कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इसके साथ साथ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। आप ये नहीं कि एक जो आपके पास रिसोर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे रिसोर्स को आप अपलिफ्ट कर रहे हैं। सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि गवर्नमेंट को रिकन्सिडर करना चाहिए इसको। तो अब हमारा क्वेश्चन था कि जो करेवाज है कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। सो सी राइट आंसर। क्वेश्चन 4, विच स्टेट और यूटी हैज़ इनाग्रेटेड स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स। देखो ये बेसिकली गवर्नमेंट स्कूलों में इन्होंने इनाग्रेट कर दिया, किस स्टेट यूटी गवर्नमेंट ने, दैट इज़ न्यू दिल्ली। देखो न्यू दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, दे आर रियली डूइंग ए फिनोमिनल जॉब इन एजुकेशन सेक्टर। अब इन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स भी ओपन कर दिए। इनका मेन पर्पज़ यह है कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डेली हेल्थ चेकअप्स हुआ करेगा यहाँ पे। एंड आल्सो जो उनका फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग है
उसके लिए भी काउंसलिंग हुआ करेगी। क्वेश्चन 5, recently on the occasion of International Women's Day 2022, the Union Minister for MSMEs, that is Micro, Small and Medium Enterprises, launched a special entrepreneurship promotion drive for women NAMED। अब ये स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है क्या? बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको इसके अंदर स्किल्स सिखाई जाएगी। अब कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? फर्स्ट है सारथी। सारथी हम जानते हैं कि ये सेबी ने ऐप लॉन्च की थी। स्पेस भी हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है। संभाव भी हम जानते हैं कि ये हमने ऑलरेडी पढ़े करंट अफेयर्स में कि माइक्रो जो MSMEs है इन्होंने बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, दैट इज संभाव स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो ये बेसिकली स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, इसका नाम है इस इनिशिएटिव का समर्थ। अब बेसिकली समर्थ अंडर क्या किया जाएगा कि 20% सीटें जो है वो अलॉट की जाएगी किनको? जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, यानी जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें 20% सीट्स अलॉट की जाएगी किनको? जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है। सो अब इस समर्थ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन 6, विच अमंग द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन इट्स फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज वायु शक्ति? तो किसने डिसाइड किया कि पोस्टपोन करेंगे इस एक्सरसाइज को, वायु शक्ति को? दैट इज इंडियन एयर फोर्स। सो बी इज़ राइट आंसर। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है हर 3 साल के बाद होती है। 2019 में हुई थी लास्ट टाइम, अब 2022 में होने वाली थी जैसलमेर राजस्थान में, पर अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया। इसमें क्या होता है? इसमें जो इंडियन एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। बेसिकली रीज़न क्या है पोस्टपोन करने का? रशिया यूक्रेन वार है, क्योंकि इंडिया के पास कुछ रशियन मेड एयरक्राफ्ट्स भी है तो उनको भी डिमॉन्स्ट्रेट करना था, दैट्स वाई इस एक्सरसाइज को पोस्टपोन कर दिया गया। क्वेश्चन 7, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डिसाइडेड टू प्रमोट ए यूनिक स्टार्टअप इन द लेटेस्ट डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। व्हाट इज डे लाइट हार्वेस्टिंग? ये डे लाइट हार्वेस्टिंग क्या है, हम सिंपल टर्म्स में समझेंगे। देखो हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। अब क्या किया जाता है, जब आप दिन में ऑफिस जाते हैं तो आपने देखा कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा बल्ब, बहुत ज़्यादा लाइट ऑन रहते हैं दिन में भी। अब ये डे लाइट हार्वेस्टिंग है क्या कि ऐसे ये जो ऑफिस है इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाए ताकि दिन में जो नेचुरल सनलाइट है हमारे पास इसको यूज़ किया जाए, ये यहाँ पे ऑफिस के अंदर आए, और जो हमारे पास बिजली हम यूज़ करते हैं दिन में, जो बल्ब यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इसको बचाया जाए। सो ये होता है डे लाइट हार्वेस्टिंग। अब डे लाइट हार्वेस्टिंग क्या है? इट्स ए मेथड ऑफ सेविंग द एनर्जी कॉस्ट्स एसोसिएटेड विथ लाइटिंग। सो सी इज राइट आंसर। Question 8, Konark is going to be the first model town to shift from grid dependency to green or solar energy. It is located in which state? अब कोनार्क बेसिकली फर्स्ट ऐसी मॉडल टाउन बन गई जहाँ पे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करेंगे, बट इस पूरे टाउन में आप क्या सोलर एनर्जी यूज़ की जाएगी। एंड हम जानते हैं कि कोनार्क में कोनार्क सन टेम्पल भी है, तो कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज़ उड़ीसा में। सो इज़ राइट आंसर। Question 9. Recently, the Union Minister of Communications and Secretary General of International Telecommunication Union signed the host country agreement for the establishment of an area office and innovation center of ITU at। तो कहाँ पे बनाएंगे एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU? तो पहले हम जानेंगे कि टेलीकम्युनिकेशंस होता क्या है। बेसिकली कम्युनिकेशन होता है जब हम सेंड और रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एंड टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम ये इन्फॉर्मेशन मैसेज सेंड करेंगे बिटवीन 2 और मोर पर्सन थ्रू वायरस, थ्रू रेडियो सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। एंड टेलीकम्युनिकेशन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फ़ोन। ओके, आपको याद रखना है। एंड वन मोर थिंग, जो ये ITU है, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। ये आपको याद रखना है। एंड आल्सो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है इंडिया का, दैट इज अश्विनी वैष्णव। नो, अब ये होस्ट कंट्री एग्रीमेंट है क्या? बेसिकली जो ये होस्ट कंट्री एग्रीमेंट है ये लीगल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा एरिया ऑफिस को बनाने एंड देन ऑपरेट करने में। एंड आल्सो वी नो कि एरिया ऑफिस में एक इनोवेशन सेंटर भी होगा। अब ये इनोवेशन सेंटर क्या करेगा? ये बेसिकली इनकरेज करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज साउथ एशियन कंट्रीज़ को, लाइक ईरान, उसके बाद अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया एंड श्रीलंका एंड ऑल को। तो अब कहाँ पे बन रहा है एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU? दैट इज न्यू दिल्ली में। सो बी इज राइट आंसर। Question 10, UDI-SC Plus report which was released recently is associated with which field? तो किस फील्ड से रिलेटेड है? बेसिकली जो UDI-SC Plus रिपोर्ट है ये है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। एंड इसको रिलीज़ करते हैं कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज़ करती है। एंड एजुकेशन मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? दैट इज़ धर्मेंद्र प्रधान। एंड सो किस फील्ड से रिलेटेड है ये रिपोर्ट? दैट इज़ एजुकेशन से। सो बी इज़ राइट आंसर। एंड इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं इन स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ है 25%। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा। Question 11, which is India's first indigenous flying turn aircraft? नो, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग टर्न एयरक्राफ्ट कौन सा है? दैट इज हंसा NG यानी न्यू जनरेशन।
तो अब इसे इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्यों कहते हैं एंड ये फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते क्या हम ये समझेंगे। देखो, जो इंडिया में जितने भी फ्लाइंग कल्बस है उनमें जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स है वो अब तक हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, तो दैट्स वाई अब ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग एयरक्राफ्ट बन गया। तो अब ये फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स होते क्या है मैं आपको शो करा रहा हूँ। नाउ ये है फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स। नो अब देखो, इंडिया में अगर आपको पायलट बनना है तो आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस ज़रूरी होती है एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने के लिए आपको बहुत सारे फ्लाइंग अवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं जो आपको फ्लाइट क्लब्स में जाके कंप्लीट करने होते हैं एंड वहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए यही फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स मिलते हैं बिकॉज इनका कॉस्ट बहुत कम होता है एंड ये आपको इनसे आप अपने जो फ्लाइंग अवर्स होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। नाउ जो हंसा एनजे इसको CSIR के NAL ने डेवलप किया एंड अभी रिसेंटली मार्च 2022 में इसने अपने ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट भी किए। अब CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड NAL मीन्स नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्रीज एंड जो CSIR है ये बेसिकली 1959 में इसको बनाया गया एंड ये गवर्नमेंट की वाहिद एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन 12, विच कंट्री रिसेंटली क्रिएटेड सेंटिगो ग्लेशियर्स नेशनल पार्क। तो किस कंट्री ने रिसेंटली डेवलप की सेंटिगो ग्लेशियर्स नेशनल पार्क, दैट इज चिली ने। एंड जो चिली है बेसिकली ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट की कंट्री है एंड वी नो कि यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स है, उन ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये नेशनल पार्क बनाई गई। क्वेश्चन 13, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली पुट अ सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर सेकंड इनटू ऑर्बिट। तो किस कंट्री ने अपना मिलिट्री सैटेलाइट नूर सेकंड ऑर्बिट में भेजा, दैट इज ईरान। एंड ईरान में अभी प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही हिजाब को लेके एंड UAE ने भी भेजा था 2020 में अपना होप मार्स मिशन भेजा था, कहाँ पे, मार्स पे। क्वेश्चन 14, रिसेंटली अ मेड इन इंडिया पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा हैज़ बिन इंस्टॉल्ड एट। तो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया परम गंगा को, दैट इज़ IIT रुकरी में। एंड IIT रुकरी कहाँ पे, उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। इंडिया का जो सबसे फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है दैट इज़ परम सिद्धि। एंड परम सिद्धि को कब डेवलप किया गया था, 2020 में। ओके। क्वेश्चन 15, रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च ऑक्सिलरी बैरेज ऊर्जा प्रभा इन। कहाँ पे लॉन्च इनाग्रेट किया गया ऊर्जा प्रभा को, दैट इज़ गुजरात में। तो अब ये ऊर्जा प्रभा है क्या, बेसिकली ये एक बैरेज है। अब बैरेज क्या होती है, बैरेज बेसिकली एक लॉन्ग नैरो बोट होती है एंड ये 36 मीटर लॉन्ग है। अब इससे क्या किया जाएगा, किस लिए यूज़ किया जाएगा, बेसिकली इसे शिप का फ्यूल, एविएशन का फ्यूल एंड फ्रेश वाटर को ले जाने के लिए यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन 16, विच इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज ऑल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। तो पहले हम जानेंगे कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है, देखो जो कस्टमर होते हैं वो इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे रख सकता है, देन उन पैसों से वो गुड्स एंड सर्विस खरीद सकता है। अब एग्जांपल की बात करें, आप फ़ोन पे ले लो, फ़ोन पे हो गया, आपका अमेजोन पे हो गया, आपके स्मार्ट कार्ड्स हो गए, तो ये सब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। अब इनमें कस्टमर अपने पैसे ऐड कर सकता है थ्रू कैश और थ्रू बैंक ट्रांसफर्स एंड हर कोई कंपनी इसे इशू कर सकता है, बट उस कंपनी को लाइसेंस लेनी पड़ती है, कंपलसरी है, उसको RBI से लाइसेंस लेनी पड़ती है, तब वो इन्हें इशू कर सकता है। और अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी RBI ने पब्लिक को अवेयर किया था एक कार पुलिंग ऐप के बारे में, दैट्स एस राइडर के बारे में, बिकॉज जो कंपनी से इशू कर रही थी उसने RBI से लाइसेंस नहीं ली थी। तो अब हमें ये क्वेश्चन हमारा था कि जो ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें कौन अथोराइज करता है, तो इन्हें अथोराइज करता है RBI। सो B इज राइट आंसर। क्वेश्चन 17, हु चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन कौन रहता है, दैट इज़ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो है निर्मला सीतारमन। ओके, तो बेसिकली अभी इस काउंसिल की 25th मीटिंग हुई है एंड इस मीटिंग में काउंसिल ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से इनकल्सिव ग्रोथ को अचीव किया जाए विथ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अभी इनकल्सिव ग्रोथ क्या है, इनकल्सिव ग्रोथ मतलब ऑल ओवरऑल सेक्टर्स की ग्रोथ, जिसकी वजह से फिर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाए, पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, तो ये देखा जाता है। इसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, हम जनरल इकोनॉमिक्स को देखते हैं। अब जनरल इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, आपकी पॉवर्टी आती है, आपकी इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाए एंड ऑल। क्वेश्चन 18, नेशनल मिनिस्टर का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। तो पहले हम जानेंगे कि ये जो स्कीम है ये किस पर्पस है। बेसिकली स्कीम का मेन एम ये है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहे हैं क्लास 8 तक, फिर उन्हें अपने स्टडीज़ को छोड़ दिया, कॉल्ड ऑफ किया है, अब इनको और एनकरेज किया जाए ताकि ये अपने सेकेंडरी लेवल तक की एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। इसी वजह से ये स्कॉलरशिप स्कीम लाई गई। तो कब तक इसको अब एक्सटेंड किया गया है, दैट इज़ 2025-2026 तक। सो B इज राइट आंसर। क्वेश्चन 19, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, ये बेसिकली 3D प्रिंटिंग ही होती है।
अब 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेम होता है। तो अब किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो इज राइट आंसर। बेसिकली इस मिनिस्ट्री ने अभी ये अनाउंसमेंट की थी कि हम 5% शेयर इंक्रीज करेंगे ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, जिसकी वजह से $1 बिलियन ऐड होगा इंडिया की GDP में। तो अब हमने अभी देखा जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है ये बेसिकली 3D प्रिंटिंग ही होती है। एंड 3D प्रिंटिंग क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं CAD को, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग को, किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स का वर्किंग मॉडल बनाने के लिए। Question 20. National Institute of Urban Affairs signed a MOU with which institution to collaborate on Sustainable Cities India program? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है इन्होंने किसके साथ MOU साइन किया, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के साथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो इसका प्लान ये है कि डेवलप करना या डिज़ाइन करना है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया के लिए। अब इसका मेन एम यह है कि प्रेजेंट सिटीज़ या न्यू सिटीज़ को ऐसे डेवलप करना है, ऐसे डिज़ाइन करना है या ऐसे बनाना है ताकि वो लेस कार्बन प्रोड्यूस कर सके एज़ कम्पेयर टू जो प्रेजेंट सिटीज़ जनरेट कर रही है, जैसे दिल्ली है या मुंबई एंड ऑल। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो इंडिया ने नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट ईयर बनाया है 2070, इंडिया ने जो नेट जीरो एमिशन टारगेट ईयर बनाया है 2070, इसको अचीव किया जाए। सो ये है मेन पर्पस। क्वेश्चन 21. विच इज़ द वेन्यू ऑफ द दिव्यातनम एंड ओडेसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस? तो जो दिव्यातनम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं ये कहाँ पे होने वाले, इसका वेन्यू क्या है, इसका वेन्यू है हम्पी, जो कहाँ पे लोकेट है, कर्नाटका में। एंड हम जानते हैं हम्पी है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये जो 2 डे कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, इसका मेन एम यह है कि जो कल्चर और हेरिटेज है इंडिया का, उसके बारे में स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेस्ट क्रिएट करना। एंड आल्सो जो इंडिया का जो आर्किटेक्चर है इसका इवोल्यूशन कैसे हो, ये भी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करा है, इसको ऑर्गेनाइज करा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। एंड हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो मिनिस्टर है कौन है प्रेजेंट में, दैट इज जी Krishna Reddy. Okay. Question 22. Which country's rover has supported 2 glossipeers on the far side of the moon? तो किस कंट्री के रोवर ने सपोर्ट किए 2 glossipeers on the moon? That is China के. So B is right answer. Question 23. IVFRT scheme which was seen in the news recently is associated with which field? तो बेसिकली जो IVFRT scheme दैट इज इमिग्रेशन। तो बेसिकली 2 है, एक है इमिग्रेशन ई से, एक है इमिग्रेशन आई से। मैं एग्जांपल दूंगा, आप अच्छे से समझना। देखो अगर कोई इंडिया को लीव कर रहा है, कोई पर्सन है वो इंडिया को लीव कर रहा है एंड कनाडा में जा रहा है वो सेटल होने। अब जो इंडिया को लीव कर रहा है तो इस कंट्री का वो इमिग्रेंट, ई वाला इमिग्रेंट कहलाएगा, और जो कंट्री जहाँ पे सेटल होने जा रहा है वहाँ पे वो आई वाला इमिग्रेंट कहलाएगा। ओके, तो अब बेसिकली जो IVFRT स्कीम है, अभी जो सेंटर है उसने अप्रूवल दिया है कि इस स्कीम को कंटिन्यू किया जाए आफ्टर 2026 तक। अब इस स्कीम से क्या बेनिफिट होता था कि पहले 15 से 30 डेज़ लगते थे वीज़ा को तैयार होने में, बट आफ्टर दिस ई वीज़ा आ गई। तो ई वीज़ा से क्या होता है कि जस्ट 72 आवर्स में तैयार हो जाती है वीज़ा। तो अब ये किससे एसोसिएट है, किससे रिलेटेड है, दैट इज इमिग्रेशन आई वाला। सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 24. व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022? तो जो ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ था इसकी थीम क्या थी? तो पहले हम ये जानेंगे बेसिकली यहाँ पे जो सेशन हुआ था उसको एड्रेस किया था स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने। एंड यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज होता है इस फेस्टिवल में, उसमें क्या होता है, उसमें जो एस्पायरिंग यूथ्स होते हैं उनकी बातों को सुना जाता है। तो अब ये जो 2022 की नेशनल यूथ फेस्टिवल पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 25. इन विच इंडियन स्टेट इज द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड? तो कहाँ पे लोकेट है? दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बेसिकली पुणे में लोकेट है। Okay. Question 26. The government of India has launched which ambitious scheme or national master plan with the aim of coordinated planning and execution of infrastructure projects to bring down logistics cost? देखो हमने ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है लॉजिस्टिक्स क्या होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है। तो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई? दैट इज गति शक्ति। सो इज राइट आंसर। Question 27. Lasit Borphikan was a famous commander from which present day Indian state? तो पहले हम जानेंगे कि लसित बोरफिकन था कौन। बेसिकली अहोम किंगडम थी। अहोम किंगडम कहाँ पे थी? आसाम में। ए फॉर अहोम, ए फॉर आसाम। इसी अहोम किंगडम के आर्मी का कमांडर था लसित बोरफिकन। एंड देन 1671 में बैटल ऑफ सेरीगेटी होते हैं किनके दरमियान? मुगल्स एंड अहोम किंगडम के दरमियान। उस टाइम पे अहोम किंगडम को लीड कौन करता है? लसित बोरफिकन। एंड ये मुगल्स को हराते हैं। इस तरह से बेसिकली 17 टाइम्स अहोम किंगडम ने 17 टाइम्स मुगल्स को हराया। एंड अब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो आसाम का CM है दैट इज हिमत बसवन, उसने डिसाइड किया कि वो बिल्ड करेंगे लसित समाधि एंड वार मेमोरियल किसकी याद में? लसित बोरफिकन की याद में। अब ये किस स्टेट से बिलोंग करता था? दैट इज आसाम। सो सी इज राइट आंसर।
Question 28. Recently, Razaka Lake, also known as Lake Mihal Arabic for Salt Lake, was in the news. It is located in which country? तो लेक रज़ाका कहाँ पे लोकेट है? बेसिकली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो लेक है एंड इसके अराउंड जो भी एरिया था, ये बेसिकली टूरिस्ट अट्रैक्शन हुआ करती थी। बट अब देन ड्यू टू ड्रॉट, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये पूरा का पूरा जो लैंड है ये बैरन लैंड बन गई, मतलब ये बंजर ज़मीन बन गई। अब कहाँ पे लोकेट है? ये बेसिकली लोकेट है इराक में। सो सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 29. ज्योतिराव फुले फाउंडेड सत्या शोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी इट वाज। तो पहले हम जानेंगे ज्योतिराव फुले साहब थे कौन। बेसिकली 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे। इनकी शादी बेसिकली माइनर एज में हुई थी। सवित्रा बाई थी। सवित्रा बाई की एज उस टाइम पे 10 थी और फुले साहब की एज उस टाइम पे थी 13। बिकॉज उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज आम थी, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की इसके अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ। बट अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो गवर्नर है महाराष्ट्र का, उन्होंने बेसिकली इन पे मजाक बनाया था, इनकी चाइल्ड मैरिज पे मजाक बनाया था। तो अब इन्होंने बेसिकली ज्योतिराव फुले साहब जो थे, उन्हें सत्याशोधक समाज फाउंड किया था, जो ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ये सोसाइटी बेसिकली थी कि ये किसके खिलाफ थी? इट वॉज एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। सो इज राइट आंसर। Question 30. Which nocturnal pollinator has been found to have a vital role in pollination in the Himalayan ecosystem? तो हम पहले जानेंगे कि pollination होती क्या है। बेसिकली पॉलिनेशन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन होती है। अब प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? वो जो पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स यानी मॉथ्स होते हैं, बीज होते हैं, बटरफ्लाई, बैट्स, इनको पॉलिनेटर्स कहते हैं। जो पॉलिनेटर होते हैं ये क्या करते हैं? ये मेल फ्लावर के अंतर से पोलन ग्रेन्स उठा के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में उनको पुट करते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं एंड जो फिर नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं। अब जो ये पॉलिनेटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक है ड्यूनल पॉलिनेटर्स, यानी वो पॉलिनेटर जो दिन में एक्टिव होते हैं। इनमें आते हैं बीज आते हैं, बटरफ्लाई आते हैं, ये दिन में आके फ्लावर से नेक्टर सक करते हैं। सेकंड टाइप होता है इनमें नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स। नॉक्टर्नल पॉलिनेटर वो पॉलिनेटर होते हैं जो नाइट में एक्टिव होते हैं। इनमें आते हैं मॉथ्स आते हैं, बैट्स आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अब रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसर्च में ये पाया गया कि एक नॉक्टर्नल पॉलिनेटर है जो हिमालयन इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? पॉलिनेशन में। तो उस नॉक्टर्नल पॉलिनेटर का नाम बताना है। देखो नॉक्टर्नल पॉलिनेटर है, इसका मतलब ये नाइट में एक्टिव होता है, तो बीज तो बटरफ्लाई होगा नहीं, तो ये नॉक्टर्नल पॉलिनेटर इसका नाम है बेसिकली मॉथ। सो इज राइट आंसर। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहे, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।